डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण पर। इटली वर्तमान में एक राष्ट्र के रूप में संगठित है, परंतु 1860 से पूर्व इटली एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था, बल्कि उस समय इटली विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली पूर्व में हम कह सकते हैं प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम में ही थी तथा रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में इटली पवित्र रोमन साम्राज्य का एक अंग रहा। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जब इटली पर आक्रमण किया गया, वह ऑस्ट्रिया को पराजित कर नेपोलियन बोनापार्ट ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया था। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इटली पर ऑस्ट्रिया व फ्रांस का प्रभाव था। उस समय इटली के अधिकांश प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का सीधा अधिकार था तथा दक्षिण के प्रदेशों पर फ्रांस का प्रभाव स्थापित था। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को जीतकर उसके उत्तरी प्रदेशों में शक्तिशाली गणराज्यों की स्थापना की और बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया, तो उसने इन गणराज्यों तथा पोप के राज्य को मिलाकर इटली के नवीन राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने अनजाने में ही इटली की राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण किया। जिस प्रकार हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि जर्मनी के एकीकरण में भी नेपोलियन का योगदान था, तो उसी तरह हम समझ सकते हैं कि इटली के एकीकरण में भी नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाएं, राजनीतिक एकता की भावनाएं पैदा ही नहीं की, बल्कि उनको पोषण भी किया। इटली में नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड स्थापित किया तथा इटली की जनता को भाषण व लेखन की स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हार गया और इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया। वियना कांग्रेस ने इटली में फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति से पूर्व की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया और इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया। इस तरह इटली में सबसे बड़ा राज्य रहा पीडमांट और सार्डिनिया तथा इसके अतिरिक्त अन्य राज्य रहे लोम्बार्डी, वेनेसिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पोप का राज्य आदि। इन राज्यों में लोम्बार्डी व वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का सीधा अधिकार था
तथा पार्मा मोडिना टस्कनी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार शासन कर रहे थे। नेपल्स और सिसिली भी अलग थे। वह दक्षिणी राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव स्थापित था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के लोगों में जो राष्ट्रता की भावनाएं पैदा कर दी थी, उसका परिणाम यह हुआ कि इटली के लोग निरंतर इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। 1848 की क्रांति के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का पतन हो गया, क्योंकि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा वह नहीं चाहता था कि यूरोप में कहीं भी उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार हो। जनता को उदारवादी शासन प्रदान करने के वो सर्वथा विरुद्ध था। परंतु 1848 में जब मेटरनिख का पतन हुआ तो इसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा। इटली की जनता ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा शासकों को यह सुझाव दिया कि वे पीडमांट और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में एक संवैधानिक सुधार आरंभ करें तथा पीडमांट और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करें। परंतु अपने दबाव में इटली के शासकों ने पीडमांट और सार्डिनिया का सहयोग करना तो स्वीकार कर दिया, परंतु जैसे ही ऑस्ट्रिया पुनः शक्तिशाली हुआ और ऑस्ट्रिया के नवीन चांसलर स्वाजेनबुर्ग ने पुनः अपना प्रभाव स्थापित किया, तो ऑस्ट्रिया के दबाव में धीरे धीरे इटली के अन्य राज्यों के शासकों ने पीडमांट और सार्डिनिया के शासक एल्बर्ट का साथ छोड़ना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः पीडमांट और सार्डिनिया का शासक एल्बर्ट भी ऑस्ट्रिया के सामने झुक गया और इस तरह 1848 में इटली के एकीकरण की दिशा में जो कदम आगे बढ़ रहा था वह रुक गया। इटली के एकीकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें 3 महान व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे: मेजनी, गैरिबाल्डी व काबूर। इससे पूर्व एक संस्था जो स्थापित रही इटली में वो थी कार्बोनरी। कार्बोनरी एक गुप्त समिति थी जो कि इटली से विदेशियों को बाहर करना चाहती थी। इसलिए संपूर्ण इटली में कार्बोनरी की गुप्त संस्थाएं स्थापित की गई। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मैंने कहा, मेजनी को इटली की आत्मा भी कहा जाता है। मेजनी का जन्म जिनेवा में एक डॉक्टर परिवार में हुआ था। मेजनी के पिता 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक थे तथा उदारवादी विचारों के प्रबल समर्थक थे। मेजनी बचपन से ही इटली की एकता के लिए प्रयास करना चाहता था, इसलिए वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। परंतु कार्बोनरी की कार्यप्रणाली से मेजनी संतुष्ट नहीं था, इसलिए मेजनी ने यंग इटली नामक एक नई संस्था की स्थापना की। यंग इटली का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना
तथा इटली में राजनीतिक एकता स्थापित करके इटली का एकीकरण करना। इस तरह मेजने की यंग इटली नामक संस्था ने इटली वासियों को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संगठित होने, इटली में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने में के लिए निरंतर प्रयास किया। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी भी एक महान देशभक्त था। गैरीबाल्डी यद्यपि मेजनी से मात्र 2 वर्ष ही छोटा था, परंतु गैरीबाल्डी भी इटली की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहा। गैरीबाल्डी शीघ्र ही यंग इटली का सदस्य बन गया तथा मेजनी के साथ उसने पूर्ण सहयोग किया। बाद में हम आगे सिसिली व नेपल्स के विलय के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे, फिर गैरीबाल्डी के योगदान पर प्रकाश डालेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था काबूर। काबूर का पूरा नाम था काउंट कैमिलो डी काबूर। काबूर का जन्म पीडमांट के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसके सैनिक शिक्षा दी गई थी और बाद में वह सेना में इंजीनियर नियुक्त हुआ। काबूर पीडमांट और सार्डिनिया के विभिन्न पदों पर आसीन रहा और 1852 में पीडमांट और सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काबूर के मस्तिष्क में इटली के एकीकरण की एक सुस्पष्ट योजना थी। काबूर जानता था कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण संभव नहीं होगा, क्योंकि काबूर जानता था कि अकेले पीडमांट और सार्डिनिया ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं कर सकता है और इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना आवश्यक था। इसलिए काबूर ने इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। संयोग से उसे शीघ्र ही अवसर प्राप्त हो गया। उस समय तुर्की के प्रश्न पर रूस के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था। इतिहास में इस युद्ध को हम क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं। क्रीमिया युद्ध में फ्रांस व इंग्लैंड तुर्की की सहायता कर रहे थे तथा रूस के विरुद्ध निरंतर युद्ध चल रहा था। उस समय रूस की सेनाएं क्रीमिया के दुर्ग में थी तथा फ्रांस व इंग्लैंड की सेनाएं दुर्ग के बाहर निष्क्रिय पड़ी हुई थी, या कह सकते हैं कि शीत के कारण ठंड और बीमारी से घोर संघर्ष कर रही थी। ऐसे समय में काबूर ने बिना फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता मांगे ही अपने सेना की एक टुकड़ी को क्रीमिया युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता के लिए भेज दिया। ऐसे समय में जबकि फ्रांस और इंग्लैंड की सेना ठंड और बीमारी के कारण कठिन परिस्थितियों से जूझ रही थी, काबूर की सेना ने उनमें उत्साह का संचार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि रूस के विरुद्ध फ्रांस व इंग्लैंड को विजय प्राप्त हुई। अतः जब फ्रांस में पेरिस की संधि हुई तो इस संधि के अवसर पर फ्रांस के तत्कालीन सम्राट
नेपोलियन तृतीय ने काबूर को भी पेरिस में आमंत्रित किया। काबूर जब पेरिस गया तो काबूर ने इटली की दुर्दशा फ्रांस और इंग्लैंड के समक्ष रखी तथा इसके लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। नेपोलियन तृतीय ने काबूर को इटली की सहायता करने का आश्वासन दिया और बाद में काबूर ने नेपोलियन तृतीय के साथ प्लम्बियर्स की संधि कर दी। इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि नेपोलियन तृतीय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली को सहायता देगा तथा बदले में इटली नीस व सिवाय के प्रदेश नेपोलियन तृतीय को देगा। प्लम्बियर्स की यह संधि 21 जुलाई 1858 को संपन्न हुई। संधि के अनुसार शीघ्र ही काबूर ने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाया और इसका परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इटली के विरुद्ध, या हम यूँ कहें कि पीडमांट और सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। प्लम्बियर्स के समझौते के अनुसार नेपोलियन तृतीय ने काबूर की सहायता की और अपनी सेना काबूर के पक्ष में युद्ध में भेज दी। ऑस्ट्रिया से लोमार्डी खाली हो गया और वेनिसिया खाली होना शेष था कि नेपोलियन तृतीय ने 1859 को विला फ्रैंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया से अकेले संधि कर दी। नेपोलियन तृतीय के इस विश्वासघात से काबूर को बड़ा धक्का लगा। काबूर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, पर बाद में विक्टर इमैनुएल के समझाने पर काबूर ने अपना पद पुनः धारण किया और विला फ्रैंका की संधि को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रिया के साथ हुए इस युद्ध में लोमार्डी इटली को प्राप्त हो गया, अर्थात पीडमांट और सार्डिनिया को प्राप्त हो गया। जिस बीच ऑस्ट्रिया और पीडमांट सार्डिनिया का युद्ध हो रहा था, उसी दौरान पार्मा, टस्कनी, मोडेना व रोमानिया की जनता ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जनता की मांग थी कि मोडेना, टस्कनी, पार्मा इनका विलय पीडमांट और सार्डिनिया के साथ किया जाए। काबूर भी यही चाहता था, परंतु काबूर को डर था कि नेपोलियन तृतीय या रूस आदि जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो इसका विरोध करेंगी। इसके लिए काबूर को नेपोलियन तृतीय का सहयोग आवश्यक था। इसलिए काबूर ने नेपोलियन तृतीय से संपर्क किया तथा उसके साथ ट्यूरिन की संधि की। ट्यूरिन की संधि में यह प्रावधान किया गया कि नेपोलियन तृतीय पार्मा, मोडेना, टस्कनी तथा रोमानिया का विलय को स्वीकृति देगा तथा बदले में सेवाय तथा नीस के प्रदेश उसे मिलेंगे। इस तरह नेपोलियन तृतीय ने पार्मा, मोडेना, टस्कनी तथा रोमानिया के विलय को पीडमांट में सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया। इस तरह इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। यद्यपि इस द्वितीय चरण में इटली को नीस व सेवाय के प्रदेश फ्रांस को देने पड़े, परंतु संतोष की बात यह थी कि उत्तरी इटली का एकीकरण हो गया था। जैसे ही उत्तरी इटली का एकीकरण हुआ तो सिसिली और नेपिल्स की जनता ने भी अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ
कि गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स की जनता के विद्रोह को सहयोग किया और अपनी 1000 लाल कुर्ती दल की सेना के साथ उसने सिसिली में प्रवेश किया। गैरिबाल्डी के सहयोग से सिसिली का विद्रोह सफल हुआ। यद्यपि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से छुपकर काबूर ने भी सहायता दी थी और इसका परिणाम यह हुआ कि सिसिली और नेपल्स का विद्रोह सफल हो गया और सिसिली और नेपल्स में गैरिबाल्डी का शासन स्थापित हो गया। काबूर चाहता था कि गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को पीडमार्ट और सार्डिनिया को दे दे। बदले में काबूर गैरिबाल्डी को पुरस्कार देना चाहता था। जब काबूर ने गैरिबाल्डी से संपर्क किया तथा इटली के एकीकरण में उसकी सहायता मांगी तो गैरिबाल्डी ने प्रसन्न होकर जनमत के आधार पर सिसिली और नेपल्स का विलय पीडमांट और सार्डिनिया में स्वीकार कर लिया। इस तरह इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। इस तीसरे चरण में जब गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को पीडमांट और सार्डिनिया को सौंपा तो काबूर ने उसे पुरस्कार देना चाहा, परंतु गैरिबाल्डी ने यह कहकर कि एकीकृत इटली चिरंजीवी हो कोई भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और स्वयं अपने द्वीप के प्रेरा चली गया। इस तरह गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महान योगदान दिया। जैसे कि आपने जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया है और मैंने पूर्व में बताया था कि किस तरह जब जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया से युद्ध किया तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को युद्ध से पूर्व अलग थलग कर दिया था। ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने के लिए बिस्मार्क ने इटली से भी संधि की और इटली को यह आश्वासन दिया कि यदि वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में प्रसा का साथ देगा तो बदले में वेनेशिया इटली को प्राप्त हो जाएगा। जब 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हुआ तो इटली ने प्रसा का साथ दिया और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया के पराजित होने के साथ ही वेनेशिया का विलय इटली में हो गया और इस तरह इटली के एकीकरण का चौथा चरण पूर्ण हुआ। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि जब नेपल्स और सिसिली का विलय इटली में हुआ था तो उस बीच 1861 को काबूर की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि काबूर जो है इटली के पूर्ण विलय को अपनी आंखों से नहीं देख सका, परंतु इस बात से वो आश्वस्त हो गया था कि अब इटली का पूर्ण एकीकरण ज़्यादा दूर नहीं है। इटली के एकीकरण का अगला चरण जो था रोम का विलय। अब लगभग संपूर्ण इटली एकीकृत होने वाला था। केवल रोम और नीस तथा सिवाय के प्रदेश ही इटली से बाहर रह गए थे, क्योंकि नीस व सिवाय के प्रदेश पर फ्रांस का अधिकार था तथा रोम में जो है पोप का शासन स्थापित था।
पोप की रक्षा के लिए नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की सेना को नियुक्त कर रखा था। इस तरह इटली के एकीकरण में फ्रांस बाधक था। परंतु जब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित किया तो फ्रांस ने रोम से अपनी सेनाएं वापस बुला ली, और जब फ्रांस पर्सा के साथ युद्ध में संलिप्त था तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए इटली ने नीस व सिवाय के प्रदेश फ्रांस से ले लिए तथा रोम से जैसे ही नेपोलियन तृतीय की सेना हटी तो रोम पर जो है इटली ने अधिकार कर दिया। साथ ही जब फ्रांस के साथ बिस्मार्क ने संधि की तो उस संधि के तहत भी नीस व सिवाय के प्रदेश इटली को दिए गए। इस तरह नीस, सिवाय तथा रोम का विलय इटली में किया गया और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ।